दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक समाज इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज समाज इंडिया मंच पर हमारी चर्चा है जातिगत जनगणना को लेकर। आप सभी जानते हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा इस समय देश की राजनीति में छाया हुआ है और लगातार सभी जो राजनीतिक दल हैं ज्यादातर जातिगत जनगणना के पक्ष में दिखाई देते हैं। और वहीं बिहार सरकार ने आज जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश कर इस राजनीति में और सरगर्मियां पैदा कर दी और गर्मी पैदा कर दी है। जातिगत जनगणना देश की राजनीति में क्या भूमिका निभाएगी, उसके क्या प्रभाव होंगे, इसके गुण दोष क्या हैं और किस तरह से पूरी भारतीय राजनीति पर इसका व्यापक असर पड़ेगा, इस बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और पूरी तरह से जो राजनीति को जानते हैं समझते हैं, देश की सत्ता के और विपक्ष की जो राजनीति है, इस तरह से उस राजनीति का जो गणित है उसको भली भांति जानते हैं, ऐसे पत्रकार आज हमारे बीच में है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ बिलाल सबजवारी जी आज हमारे साथ हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, 20-25 साल का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और लगातार वे देश की राजनीति को जिस तरह से उनका विश्लेषण रहता है उसके लिए बहुत ही विख्यात है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया प्रशांत जी। बिलाल जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो देश की राजनीति में जिस तरह से जातिगत जनगणना के ऊपर राजनीति केंद्रित होती दिखाई देती है और ऐसे में बिहार सरकार ने आज जातिगत जनगणना के जो आंकड़े पेश किए हैं उसने कहीं ना कहीं जो जाति आधारित राजनीति है उसको एक नया मुकाम दे दिया है। जैसे हम देखते हैं मंडल कमीशन जब से लागू हुआ था उसके बाद एक जो जातियों का जो समूह जो पिछड़ी जाति माने जाती हैं उसके अंदर चेतना आती है और कहीं कहीं राजनीति में उसने बड़ा व्यापक असर भी डाला भारतीय राजनीति में। और आज जब जातिगत जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार ने जारी कर दिए हैं उसमें जो पिछड़ा वर्ग है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसका लगभग 63-64% का एक पूरा एक आंकड़ा दिखाई देता है। ऐसे में आप इसका क्या प्रभाव देखते हैं भारतीय राजनीति के अंदर? देखिए प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं आपके साथ आपके चैनल पे मौजूद हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए मौजूदा जो जातिगत आंकड़े बिहार सरकार ने रखे हैं देश के सामने, इसके कई डायमेंशंस हैं। एक तो ये समझने की जरूरत है कि इसका एक राजनीतिक प्रसंग मौजूदा परिप्रेक्ष्य राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्या है। दरअसल नीतीश कुमार जी जब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे थे तो उनको ये इस चीज का आभास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपरोक्ष रूप से उनकी पार्टी में एक विभाजन चाहती है और की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि नीतीश कुमार जी बड़े ही सीजन्ड एंड और बड़े ही एक तरह से कहिए कि शातिर पॉलिटिशियन है। वो चीजों को बहुत समय पहले भाप लेते हैं और बहुत ही स्मूथ पॉलिटिक्स करते हैं और जो जितनी कंफर्ट के साथ वो पॉलिटिक्स करते हैं, मेरा ख्याल है मौजूदा राजनीति में देश के अंदर ऐसे बहुत कम नेता है जो बहुत ही सहजता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं राजनीति में। नीतीश जी उनमें से एक है। तो जब उन्होंने ये भापा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति को तोड़ना चाहती है, उनकी राजनीतिक पार्टी को तोड़ना चाहती है, तो तभी से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से निकलने का एक रोड मैप तैयार कर लिया और उसके बाद से उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से अपनी मुलाकातें शुरू कर दी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी भी हुई। तो वो जो मुलाकातें थी वो इसकी बुनियाद थी जातीय जनगणना के परिप्रेक्ष्य में जो पूरी देश की राजनीति का एक चित्रण आज हमें देखने को मिल रहा है कि उस समय उसकी बुनियादें रखी जा रही थी। नीतीश जी उसकी उस समय रूपरेखा रख रहे थे, या कहिए कि जाति जनगणना के माध्यम से देश की आगामी राजनीति का चित्रण है उनके जहन में, वो उसकी वो मूवमेंट्स थी जो आज हमें व्यापक रूप से स्पष्ट रूप से सामने देखने को मिल रही। उन्होंने मुलाकात की लालू प्रसाद यादव से, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से बाहर आए और एक नए रूप से राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में थे उसी समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे जातीय जनगणना कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी खासतौर से बिहार यूनिट बड़ी अनकंफर्टेबल थी, सरकार अनकंफर्टेबल। लेकिन जातीय जनगणना का सवाल ऐसा था कि जिससे अगर वो मुंह मोड़ती
तो देश के अंदर एक नेगेटिव मैसेज जाता, और अगर उसे अपनाती तो ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे जहर का प्याला पीना। तो उन्होंने जहर का प्याला जरूर पिया और जातीय जनगणना की सर्वे को एक ऑफिशियल रूप से स्वीकार करते हुए उसकी सहमति दी, ताकि नीतीश कुमार गठबंधन न तोड़े। लेकिन नीतीश कुमार वास्तव में इस पूरे पृष्ठभूमि को समझ चुके थे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने जातीय जनगणना की सहमति के बाद भी गठबंधन से अलग हुए, और उसके बाद वो निरंतर ये दबाव बनाने लगे देश के अंदर कि सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। ये नीतीश कुमार ही थे सबसे पहले जिन्होंने इस मुद्दे को देश की राजनीति में एक पुनः स्थापित किया, और उसके बाद से वो उन्होंने दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकातें शुरू करी। आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि इंडिया गठबंधन के जो आर्किटेक्ट नीतीश कुमार हैं, और ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबको सर्वसम्मति से जातीय जनगणना पर राजी किया और इंडिया गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल कराया। यहाँ से देश की राजनीति बदली है, और मौजूदा समय में जो जातीय जनगणना की राजनीति है, उसका जो उद्देश्य है, जो उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता है, वो ये है कि हिंदूवादी राजनीति को किस तरह से देश में काउंटर किया जाए, जो अपरोक्ष रूप से सांप्रदायिक राजनीति भी कही जाती है। इसकी तोड़ भारतीय राजनीति में किसी के पास नहीं थी, जिसकी खोज एक तरह से नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना के माध्यम से की, और आज ये एक ऐसा मुद्दा देश के अंदर बन गया है जिससे हिंदूवादी शक्तियां जो सांप्रदायिकता की राजनीति करती आ रही हैं, इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से बैकफुट पे नजर आ रही है। तो ये इसका पृष्ठभूमि है। इसके सामाजिक दृष्टिकोण भी हैं, इसके आर्थिक दृष्टिकोण भी हैं। अगर आप इसके सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें, देखिए जातीय जनगणना जब होती है तो जातियों का अनुपात पता लगता है, उनकी जनसंख्या पता लगती है, कौन किस वर्ग का ये पता लगता है, और उसके माध्यम से जो हमारा कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, बजट एलोकेशन उस हिसाब से भविष्य के अंदर किए जाते हैं। तो जो बजट का जो इम्पोर्टेंट बड़ा हिस्सा है, वो उनके सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर स्टेट होने के नाते देना पड़ेगा सरकारों को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे ऐसे हैं। तो उससे जातियों का जो सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन कंडीशंस है वो सुधर के आती हैं। ये जातियां जो शिक्षा में पिछड़ गई थी, जो सामाजिक स्तर पर पिछड़ गई थी, इनके अंदर एक चेतना आएगी और इनके अंदर एक जागरूकता आएगी। तो इस आने वाले समय में ये अपने अधिकारों को लेकर सचेत होंगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। वहीं दूसरी बात यह है कि जातीय जनगणना के माध्यम से जब देश के अंदर ये पता लग जाएगा कि लोगों का जातियों का क्या अनुपात है, किसकी कितनी संख्या है, तो उस अनुपात में ये जातियां अपने आरक्षण की भी मांग करने लगेंगी, जिसके चलते जो 50% की कैप है उसको भी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकता है इस आधार पर। जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन था जिसने कहा था कि आप जातीय जनगणना कराइए और उसी के माध्यम से आपको ये आरक्षण देना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू में तो आनाकानी की थी, लेकिन बाद के अंदर कहा था कि हम इससे संबंधित जो जातीय जनगणना सर्वे है उसको पक्ष में है और उसी के आधार पे आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि काफी समय से ये बात चल रही है कि ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो आरक्षण देते हैं उसका क्या आधार है आपके पास गरीबी का, क्योंकि गरीबी के हर स्टेट में स्तर अलग है। उत्तर प्रदेश में गरीब का स्तर अलग है, बिहार में गरीबी का स्तर अलग है, मध्य प्रदेश में गरीबी का स्तर अलग है। तो गरीबी का जो पैमाना है वो स्टेट इशू है। तो कांग्रेस जब यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2 में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आया था कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि गरीब कौन है। उसके लिए हमें गरीबी रेखा को एक स्टैंडर्ड मान के चलना पड़ेगा। तो पी चिदम्बरम साहब ने ये कहा था कि क्योंकि ये स्टेट का इशू है, हर स्टेट अपने समाज के अंदर, राज्य के अंदर जब तक ये सर्वे नहीं करा ली कि कौन सा समाज गरीबी रेखा के नीचे है, तब तक हम बजटरी एलोकेशन नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये जो वंचित समाज है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ये काफी गरीब भी हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े भी हैं। तो बजट का एलोकेशन तो इनके पास जाएगा ही जाएगा, लेकिन इनकी जो भागीदारी है आरक्षण के रूप में वो भी बढ़ेगी। और इसका धार्मिक पहलू ये है कि जो अगड़े हैं समाज के, जो देश के अंदर राजनीति पे अपना वर्चस्व रखते हैं और जो देश की राजनीति को कंट्रोल करते हैं,
वो समाज अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज में वर्टिकल डिवाइड हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जो सनातनी है, जो अल्पसंख्यक समाज है जिसमें ब्राह्मण आते हैं, ठाकुर आते हैं, बनिया आते हैं, पंजाबी आते हैं या जैनीज आते हैं, वो भी हालांकि माइनॉरिटीज हैं, ये समाज एक तरह से अल्पसंख्यक समाज माना जाएगा। और गैर सनातनी जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, वंचित, यानी बहुसंख्यक समाज हिंदुओं का माना जाएगा। तो इस तरह से ये वर्टिकल डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सामाजिक स्तर पर ये हॉरिजॉन्टल माना जाएगा, क्योंकि इसको सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनली आपको बजटरी प्रोविजन से अपलिफ्टमेंट करना होगा। जी जी जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि जो सामाजिक इसके आप बता रहे हैं प्रभाव जो दिखाई देंगे, राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं और केंद्र सरकार पर दबाव लगातार वे बना रहे हैं। और जैसे उन्होंने एग्जाम्पल देते हैं कि केंद्र सरकार जो सचिव है 90 सचिव है 3 ओबीसी से मात्र आते हैं। तो यह क्या परिलक्षित करता है कि जो जिस तरह से एक सामंजस्य जातिगत आधार पे भागीदारी का होना चाहिए था, और जो जनगणना के आंकड़े जो बिहार सरकार ने जारी कर दिए हैं, मतलब उन सब चीजों को पूरा अगर देखें पूरे परिदृश्य के अनुसार, तो ये पूरी मतलब जैसे आपने कहा कि पूरे व्यापक स्तर पर प्रभाव डालेगा। तो इसमें केंद्र सरकार पर दबाव किस स्तर तक आप देखते हैं इस विषय को लेकर? देखिए, जहां तक केंद्र सरकार पे दबाव की बात है, तो ये तो एक समय आगे बताएगा कि किस तरह से ये मुद्दा केंद्र सरकार को प्रभावित करेगा। अ, लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के खासतौर से राजनीतिक जो चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो ओबीसी समाज से आते हैं, वो इसका क्लेम भी करते हैं। और ओबीसी हिंदू समाज का तकरीबन 45 और 50% के बीच में एक वो वर्ग है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को पिछड़ी जात का कह के संबोधित करते हैं। दरअसल 80 और 90 के दशक के अंदर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, तो उसके बाद से जो देश की राजनीति है, वो पिछड़ों के हाथ में जाने का जिसका अंदेशा था, जिसको मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, करुणानिधि, ये सब जैसे लोग ले उड़े थे। लगने लगा था कि अगर देश की राजनीति पिछड़ों के हाथ में चली जाएगी तो फिर अगली जाति का जो वर्चस्व है राजनीति में वो कैसे कायम रहेगा। तो इसके विरुद्ध उन्होंने मंडल की राजनीति के विरुद्ध एक कमंडल की राजनीति लाके खड़ी की थी, और जिस कमंडल की राजनीति में उन्होंने धार्मिक राजनीति को एक सांप्रदायिक राजनीति में बदला था, जो इसको काउंटर कर रही थी, जहां जातियों का हिंदुआइजेशन हो जाता है और धार्मिक रूप से उनका ध्रुवीकरण कर दिया जाता है। तो ये वो ताकत थी भारतीय जनता पार्टी की, जिस प्लैंक पर वो काफी समय से खेल रही थी। और 80 और 90 के दशक की बात करें आप, तो आप देखेंगे कि कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो, या मौजूदा रमेश विद्युड़े हो, ये वो चेहरे थे जो ओबीसी समाज से आते थे। तो इन ओबीसी समाज के चेहरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने इन चेहरों के माध्यम से इस जात का हिंदुआइजेशन कर दिया था, और इस इनका हिंदुआइजेशन करके इनको चुनावी रूप से इनका लाभ अर्जित किया था। लेकिन जब से जातीय जनगणना का मसला आया है, तो जातीय जनगणना ने इस हिंदुआइजेशन की जो राजनीति है, हिंदुत्व की जो राजनीति है, उसको बैकफुट पे लाके खड़ा किया है। क्योंकि जातीय समुदाय से आने वाले जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने काफी समय से जब ये महसूस किया कि देश के अंदर जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जितने भी जिस तरह से देश का जो ट्रेंड है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, जो हमारी नौकरियां हैं जो हमें आरक्षण के माध्यम से प्राप्त होती हैं, वो दिन पर दिन देश के अंदर घटती जा रही है। ओवरऑल अगर आप नौकरियों को अनुपात देखें तो केंद्रीय स्तर पर भी इस समय 10 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं। बात करें नौकरियों की, तो 1 करोड़ के लगभग नौकरियां देश के अंदर खाली पड़ी हैं, चाहे वो गेल हो या भेल हो या सेल हो या एलआईसी हो। आप देख रहे हैं जिस तरह से इनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उस अनुपात के अंदर आरक्षण का भी अनुपात घट रहा है, और जो इनकी रिजर्व सीटें होती हैं वो सीधे सीधे रूप से प्रभावित होती है। तो ओबीसी समाज के जो चिंतक हैं उनको ये फिक्र होने लगी थी कि जब हम आरक्षण की मांग करते हैं, तो कोर्ट के अंदर एक कंडीशन लगा दी जाती है कि सब किस आधार पे दें, क्योंकि आपका अब सर्वे नहीं हुआ। और जब हम और सरकार एक तरफ से इसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो दोहरी मार से वो झेल रहे थे। तो इसलिए जातीय जनगणना के माध्यम से ये दबाव बना के एक तरफ वो हिंदुत्व की राजनीति को काउंटर करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और कुल मिलाकर
इस मौजूदा राजनीति में, जिस तरह से आपने सवाल किया, राहुल गांधी इसको काफी समय से मैं बहुत ही स्ट्रीमलाइन होके देश के अंदर उठा रहे हैं। और इसका परिप्रेक्ष्य भी समझने की जरूरत है कि जब चिंतन शिविर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड करा था कि हम समाज के जो गरीबी स्तर के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, उनको अपने पार्टी के अंदर 50% आरक्षण देंगे। ये वो समय था जब तक इंडिया गठबंधन स्वरूप नहीं लिया था, और कांग्रेस भारतीय राजनीति के अंदर कमबैक की कोशिशें कर रही थी और ऐसे मुद्दे की तलाश थी ताकि उसे कमबैक मिल सके। क्योंकि बार बार कांग्रेस मुद्दों पर राजनीति करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अंतिम समय में चुनाव को पूरे राजनीतिक ध्रुवीकरण के गहाने पे लाके खड़ा कर देती थी, उसमें जो मुद्दे होते थे वो पूरी तरह फ्लॉप हो जाते थे, धराशायी हो जाते थे। तो कांग्रेस काफी समय से इस पर विचार कर रही थी कि चिंतन शिविर के माध्यम से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम देश के बड़े समाज को अपने साथ जोड़ें, बड़ी जनसंख्या के समाज को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि बहुत अगला समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ है और हमारे पास आने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस ने एक वाइडर प्लैंक पर इसकी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की थी और उसने अपने मैनिफेस्टो पर इसे लिया था। उसके बाद इंडिया गठबंधन एक स्वरूप में आया और उसने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जातीय जनगणना को प्लैंक पर लिया, और तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी इसके दबाव को महसूस कर रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टी बात करने लगे। आज ही उन्होंने ये बात की है कि कांग्रेस लोगों को जात में बांट रही है। आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद जात के नाम पर वोट मांगते थे। तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री का जो आज का मौजूदा भाषण है वो उनकी अनकंफर्टेबिलिटी, उनकी अनईजीनेस और उनका जो पैनिक है उसको दर्शा रहा है कि वो कितने राजनीतिक रूप से परेशान है। क्योंकि जो जातीय का जो मुद्दा था, जिसका वो ध्रुवीकरण करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके, पूरा स्ट्रीमलाइन करके जो वोटों की राजनीति करती थी संघ के नीति निर्धारक, आज उस नीति पर तो भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल लाकर ओबीसी का जिस तरह से बाहर किया है महिलाओं को, ओबीसी समाज की, वहां से वो बूमरैंग किया है। और ये उनकी ब्लंडर है, एक तरह से बहुत व्यापक मिस्टेक है। ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया और राहुल गांधी इस मुद्दे को ले उड़े देश। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राहुल गांधी इस मुद्दे को ले उड़े हैं। अच्छा सिमरन, हम एक बात और देखते हैं कि जैसे कि बीजेपी और केंद्र सरकार तो लगातार दबाव में ही ओबीसी की राजनीति के नाम पर या जनगणना के नाम पर, साथ में हम अगर देखें कि विपक्ष की राजनीति के अंदर भी जिस तरह से पार्लियामेंट में जब महिला आरक्षण विधेयक लाया गया उसमें राहुल गांधी ने ओबीसी की बात की, ओबीसी की जो भागीदारी की बात की, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी बहुत ही आक्रामक तरीके से ओबीसी की बात कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही विपक्ष की जो राजनीति है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने एक जातिगत जनगणना की बात की, तो उन्होंने करके भी दिखाया। तो ऐसे में क्या श्रेय लेने की होड़ में विपक्षी दलों के अंदर भी कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती है? देखिए, जहां तक मैं पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाले नेताओं का सवाल है, चाहे उसमें लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे उसमें तेजस्वी हैं, चाहे उसमें नीतीश हैं, चाहे उसमें अखिलेश हैं, चाहे उसमें एसटी एससी की राजनीति के लिए मायावती हैं, या दक्षिण के अंदर स्टैलिन है, या करुणानिधि की जो एक विरासत है, उस इन सभी चीजों पर अगर आप जाएं तो ये समय समय पर ये तो खुलेआम पिछड़े जातियों की वकालत करते आए, पिछड़ी जातियों के ब्याह पर ही राजनीति करते आए। वो एक अलग बात है कि पिछड़ों के अंदर अगड़ा कौन है और पिछड़ा कौन है, ये एक अलग डिबेट का इशू है। लेकिन ओवरऑल डायमेंशन अगर आप देखें तो ये पिछड़ी जाति का ही सवाल है। तो उनको तो स्टेट लेवल पर जब इस जातिगत जनगणना का माहौल बनेगा तो उनको स्टेट लेवल पर इसका क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। और जो अभी तक कांग्रेस पार्टी काफी समय से जो पॉलिटिक्स के अंदर इररेलेवेंट थी, वो भी पिछड़ी जाति के राजनीति पर आज प्रासंगिक हो गई है। आज पिछड़ी जाति के वोट अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में किसी से जुड़ना चाहेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी से ही जुड़ना चाहेंगे, उसका उन्हें विकल्प कांग्रेस के रूप में प्राप्त हो जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश तो बड़ी भूमि रही है मंडल कमीशन की, जो मतलब राजनीति रही है मंडल के ऊपर, और मंडल की राजनीति के ऊपर भी बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बड़े मतलब भूमिका इन्होंने निभाई है दोनों की मंडल कमंडल की राजनीति के अंदर। ऐसे अगर पूरे देश की बात करें, विभिन्न राज्यों की बात करें, इसकी सबकी कल्चर अलग है राजनीतिक रूप से, हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं,
और महाराष्ट्र, मतलब पूरे पूरे अलग अलग कल्चर है हर स्टेट की। तो ऐसे में ये मुद्दा व्यापक पूरे देश के परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार कितना व्यापक रूप से प्रभाव दिखाई देता है? देखिए, मुद्दों को राजनीति में स्टैब्लिश किया जाता है। मुद्दों को स्टैब्लिश करने की पूरी एक रणनीति होती है, एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है और उन मुद्दों को कैपिटलाइज करने के लिए अपने पोल पर उन जातियों से संबंधित चेहरे भी आपको समाज में उतारने पड़ेंगे। जाति के मुद्दे को उठा रही है तो कांग्रेस को अपना जो ओबीसी विंग है, जिसे आई मीन अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, तो उस ओबीसी विंग से जुड़े हुए जो कांग्रेसी हैं, उन चेहरों को उभारना पड़ेगा और उन चेहरों के माध्यम से ही आप जातियों का वोट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले ही अपने मैनिफेस्टो में पार्टी के संगठन में 50% पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण की बात कर चुकी है। अगर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को व्यापक रूप से देश के अंदर स्टैब्लिश करना चाह रही है और राहुल गांधी जिसकी निरंतर कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को उस अपने उन जातियों के चेहरों को भी समाज में लाके आगे खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जाति की कॉल देते हैं तो लोग ये भी चाहते हैं समाज में कि हमारी जाति का नेता भी तो सामने खड़ा हो। तो उसके लिए उस जाति के नेताओं को भी समाज में हर स्टेट में उभारना पड़ेगा, ताकि वो आपके पॉलिटिकल कॉल जो आप राष्ट्रीय स्तर पर दे रहे हैं, समाज के जो वर्ग हैं, जो धरातल पर मौजूद हैं, वो उन जातियों के नेताओं के साथ जुड़ सके। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हर वर्ग के नेताओं को, खासतौर से पिछड़ी जमात के नेताओं को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, उस संबंधित जो भी आप पॉलिटिकल कॉल ले रहे हैं, उस जाति के चेहरे भी समाज में उतारने पड़ेंगे। उससे संबंधित टिकट भी आपको उसी रूपरेखा के अनुरूप देने पड़ेंगे, ताकि आप चेहरों पर दिखा के उस जाति के वोट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। और जहां जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये मुद्दा बूमरैंग कर रहा है, तो कांग्रेस को भी उसी जातीय जनगणना के अनुरूप समीकरण देने पड़ेंगे धरातल पर, ताकि जातीय का वोट बैंक उनको प्राप्त हो सके। बिल्कुल, उस समीकरण पर ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही एक बात और है कि पसमानदा मुसलमान की बड़ी बात की जाती है, पसमानदा मुसलमान को लेकर भी। और ओबीसी की जो मुद्दा है, साथ में पसमानदा मुसलमानों का ये मुद्दा है, उस पे भी सभी राजनीतिक पार्टियां सब ध्यान केंद्रित कर रही हैं अपनी। और लगातार प्रधानमंत्री भी पसमानदा मुसलमानों की हितों की बात करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की बात करते हैं और साथ ही अपने को भी जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में ओबीसी राजनीति के साथ-साथ पसमानदा मुसलमानों की जो राजनीतिक जो भी दिशा है और दशा है, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, जहां तक पसमानदा मुसलमानों का सवाल है, पसमानदा मुसलमान अगर आप बहुत ही सरल शब्दों में देखें तो वो मुस्लिम समाज का ओबीसी है और जो सोशो इकोनॉमी एजुकेशनली बैकवर्ड है। लेकिन ओबीसी, जब जहां तक आरक्षण की बात है, तो पसमानदा मुस्लिम बिरादरियों को भी आरक्षण प्राप्त है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि अल्पसंख्यक समाज में जो पसमानदा समाज है, वो एजुकेशनली इतना ज्यादा अपलिफ्ट नहीं है या इतना ज्यादा शिक्षित नहीं है कि उस आरक्षण का लाभ उठा सके। 27% जो आरक्षण है ओबीसी समाज का, उसके अंदर सभी ओबीसी जातियां आती हैं, उसमें मुसलमानों की ओबीसी जातियां भी आती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हिंदू समाज की ओबीसी जातियां हैं, वो शैक्षणिक रूप से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। अगर और मुस्लिम समाज की जो ओबीसी जातियां हैं, उनका शैक्षणिक स्तर उतना नहीं है कि ताकि वो कंपटीशन को उनके लेवल से उसके एट पार क्वालिफाई करके उसका लाभ उठा सके। क्योंकि आपको, अगर आप पिछड़े जरूर है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको एटलीस्ट पढ़ना तो पड़ेगा ही ना उसके लिए, और उसके लिए अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा। तो क्योंकि मुस्लिम समाज की जो पसमानदा बिरादरियां हैं, वो शैक्षणिक रूप से उतनी जागरूक नहीं है, उतनी अवेयर नहीं है, इसलिए वो अपना आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाती। हालांकि पिछड़ी जातियों को, अल्पसंख्यक समाज के आरक्षण है सभी ओबीसी जातियों के अनुरूप। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अल्पसंख्यक समाज के अंदर जो शैक्षणिक स्तर, जो आज आके रुझान अल्पसंख्यक समाज में बना है, वो इसी निरंतर दिशा में आगे बढ़ा है। तो आने वाले समय में अल्पसंख्यक समाज के जो पिछड़ा समाज है, उनको भी आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उसकी शर्त यही है कि उन्हें शैक्षणिक रूप से अपने आप को कॉम्पीट करना पड़ेगा दूसरी ओबीसी जातियों के साथ। बिल्कुल ठीक बात है कि योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, जब ही वह उस मुख्य धारा में शामिल होने में सफल भी होंगे। और साथ ही जो आरक्षण की एक राजनीति देश में होती रही है और आरक्षण का समर्थन का बड़ा वर्ग है, और साथ ही आरक्षण के विरोध में भी एक बड़ा वर्ग है देश के अंदर, जिसे कहा जाता सवर्ण जाति कहा जाता है। तो ऐसे में क्या इस संघर्ष को और बढ़ावा मिलेगा इसके जातिगत जनगणना के बाद?
देखिए, इस सवाल पे आने से पहले मैं एक थोड़ी चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ। आपने पसमानदा समाज की बात की। देखिए, जी, जी। पसमानदा समाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कर्नाटक का चुनाव हारे तो अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी और उसमें एक स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया था कि आप पसमानदा समाज को अपने आप से जोड़ें। क्योंकि मोदी जी निरंतर एक बैकवर्ड पॉलिटिक्स करते आए थे और उन्हें ये पता नहीं था कि महिला आरक्षण के माध्यम से ये मेरे खिलाफ ही चली जाएगी, एक एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह। तो पसमानदा समाज को, अल्पसंख्यकों को वो लाना चाहते थे, लेकिन पसमानदा समाज की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति ये एक दूसरे के विरोधाभासी है। एक तरफ आप मेवात करते हैं, एक तरफ आप नूह करते हैं, एक तरफ आप मलियाना करते हैं, एक तरफ आप हाशिमपुरा करते हैं, एक तरफ आप दिल्ली में दंगे कराते हैं और दूसरी तरफ आप पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज की भी बात करते हैं। तो अगर आप व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो जिस पसमानदा समाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने से जोड़ने की बात कर रहे थे, वही समाज इन सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है उसी समाज को। जो गरीब समाज है, वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसी की दुकानें उजाड़ी जाती हैं, उसी के आबरू से खेला जाता है, उसी के इज्जत पे डाका डाला जाता है, उसी को परेशान किया जाता है, उसी पे बुलडोजर चलाया जाता है। तो एक तरफ आप पसमानदा समाज को जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपकी जो सांप्रदायिक नीति है वो उसी उसी पसमानदा समाज को परेशान करती है। ये विरोधाभासी चीजें हैं। तो आपको ये दो विरोधाभासी चीजें एक साथ लेके नहीं चल सकते। अगर आपको पसमानदा समाज की राजनीति करनी थी तो अब अल्पसंख्यकों को के साथ ये जो सांप्रदायिक भेदभाव आपने किया धर्म के आधार पर, ये नहीं होना था। तब तो पसमानदा समाज जुड़ता आपके साथ। लेकिन आपने एक तरफ सांप्रदायिक राजनीति करी, दूसरी तरफ पसमानदा समाज की कॉल ली, तो कैसे आपके साथ जुड़ जाएगा? तो ये ड्रॉबैक भारतीय जनता पार्टी का रहा। अब मैं आपके उस सवाल पर आता हूँ। देखिए, इस जातीय जनगणना के माध्यम से एक डिलिमिटेशन फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। जब डिलिमिटेशन जो होगा देश के अंदर, तो वो जातीय जनगणना की संख्या के आधार पर ही होगा, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट्री सीट्स डिवाइड की जाएंगी कि किस समाज का कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि दक्षिण के राज्य हैं वो जनसंख्या अपने नियंत्रण किए हुए काफी समय से, उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है। तो इस इस जातीय जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन होता है उससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में भी टकराव की स्थिति आ सकती है। साथ ही साथ इसका ड्रॉबैक ये है कि जाति के आधार पर आरक्षण हमेशा से मेरिट को प्रभावित करता है, क्योंकि आप कब तक आप आरक्षण के नाम पर आप मेरिट को डिनाई करेंगे या मेरिट को बाईपास करेंगे या साइड लाइन रखेंगे। तो ये मेरिट जो होती है वो यकीनन इससे प्रभावित होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए वेलफेयर स्टेट के माध्यम से कि समाज की जो अगड़ी जातियां हैं, जो उनको इस तरह से इस वेलफेयर स्कीम्स बनानी चाहिए कि पिछड़े समाज की वो जातियां जो आज आईएएस पीसीएस बन चुकी हैं, उनको सर्किल से, ओबीसी सर्किल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो अब अगड़ों में शामिल हो गई है, ताकि जो उनका पिछड़ा समाज है वो इसका लाभ अर्जित कर सके। तो इस तरह का मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है ताकि मेरिट प्रभावित ना हो, क्योंकि अगड़ों की जो मेरिट है वो एक बहुत मायने रखती है। हर जगह आप आरक्षण का लाभ जातीय आधार पर नहीं उठा सकते, क्योंकि मेरिट एक ऐसी चीज है जो देश को बौद्धिक स्तर पे एक आकार देती है, एक चिंतन है, एक विमर्श है कि राष्ट्रीयता क्या चीज है और राष्ट्र के अंदर जो क्वालिटी है वो प्रभावित ना हो, वो इसका ड्रॉबैक है। उसको उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इस तरह से हमें नीतिगत फैसले लेने पड़ेंगे कि जाति का जो अधिकार है वो भी खराब समाप्त ना हो, और जो जाति के पिछड़ी जाति के अंदर जो हमें सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकली एजुकेटेड लोग हैं वो इस जाति के माध्यम से उनको बाहर आरक्षण के व्यवस्था से बाहर कर दिया जाए। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है कि योग्यता और मेरिट जो है वह उसका बड़ा विशेष स्थान है किसी भी समाज की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए भी। और कोई भी मैसेज ऐसा ना जाए कि किसी भी जो मेरिट है उसको दरकिनार किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मतलब जैसे कि धर्म की आधारित राजनीति की आपने बात की थी पिछले अपने वक्तव्य में भी। तो अगर हम देखें कि हिंदू समाज की जैसे बात करते हैं, एक बीजेपी को माना जाता है कि को बढ़ावा देते हैं। वहीं हम देखें असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वह भी लगातार अपने मतलब मुस्लिम समाज की बात करके अपनी जो उनकी जो राजनीति है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में भी विभिन्न प्रदेशों में जाकर वह उस बात को कहते हैं। ऐसे में क्या उनकी राजनीति भी बड़े स्तर पर प्रभावित हो जाएगी जातिगत जनगणना से?
देखिए प्रशांत जी, एक चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि पहले यहाँ सांप्रदायिकता का तस्वुर समझना पड़ेगा। सांप्रदायिकता क्या है? अब प्रशांत जी, आपके धर्म से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है और मेरे धर्म से आपको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सांप्रदायिकता कब होती है? जब आप एक धर्म को किसी धर्म विशेष के खिलाफ लाके जब खड़ा कर देते हैं और उस आधार पर आप वोटों को ध्रुवीकरण करते हैं, वो सांप्रदायिकता होती है। आपके हिंदू होने पर मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मेरे मुसलमान होने पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके सांप्रदायिक होने पर मुझे को भी आपत्ति है और मेरे सांप्रदायिक होने पर आपको भी आपत्ति है। तो ये सांप्रदायिकता जो है धर्म के खिलाफ, जो धर्म विशेष के खिलाफ जो एक आप भावना खड़ी बनाते हैं राजनीतिक उद्देश्य से, वो सांप्रदायिकता कहलाती है। और जो हिंदुत्व और हिंदू की जो परिभाषा, इसको भी यहाँ बहुत ही सरल माध्यम से समझने की जरूरत है कि हिंदू नाउन है और हिंदुत्व एडजेक्टिव है। तो हिंदू होने का भाव भी हिंदुत्व है। और आप अगर आप पूर्व में जाएं तो राजा राम मोहन राय ने, जो इस देश के बहुत बड़े विचारक रहे, इस देश के बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे, जिस तरह से उन्होंने राजा राम मोहन राय की बात कर रहा था मैं, तो जिस तरह से राजा राम मोहन राय ने अपने समाज के अंदर ब्राह्मण होते हुए बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका उद्देश्य यही था कि धर्म के अंदर जिन कुरीतियों ने धार्मिक स्थान ले लिया है, उन कुरीतियों को बताया जाए कि ये धार्मिक धर्म नहीं है बल्कि धार्मिक कुरीतियां हैं। उसमें विभाजन किया था, उसमें अंतर किया था राजा राम मोहन राय ने। आज क्या हो रहा है? धार्मिक राजनीति करने वालों ने धर्म को एक नेगेटिव फॉर्म में इंटरप्रिटेशन कर दिया है कि पूरे हिंदू धर्म को बिल्कुल इस तरह से स्थापित कर दिया है जैसे अल्पसंख्यक का विरोध करना ही हिंदुत्व है। इस तरह से परिभाषित कर दिया। जो धर्म अपनी सहिष्णुता के चलते, अपनी व्यापकता के चलते, अपने अपनी अपनी अपने मॉडर्न थिंकिंग की वजह से, अपनी आदि से अनंत अनंत तक जो उनकी सनातनी एक परंपरा थी, उसके चलते पहचाना जाता था, उसके अंदर उसका एक धार्मिक रूपांतरण एक नेगेटिव फॉर्म में कर दिया। धर्म जब भी फैलता फूलता है वो अपनी सकारात्मकता से फलता फूलता है, नकारात्मकता से कोई धर्म नहीं फलता फूलता। आज आपने क्या किया? हिंदू धर्म का जो नुकसान क्या है, आपने हिंदू धर्म की व्याख्या ही अल्पसंख्यक विरोध होने को बना दी है कि अल्पसंख्यक विरोधी है तभी आप हिंदू हैं। तो ये नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है धर्म का। धर्म पॉजिटिव डायमेंशन की चीज है। जब आप धर्म को नेगेटिव व्याख्या करते हैं तभी ये अधर्म हो जाता है। अब रहा असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति को हम भावनात्मक राजनीति कहते हैं, इमोशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि असदुद्दीन साहब की जो राजनीति है वो धर्म की राजनीति का रिएक्शन है। एक क्रिया, एक प्रतिक्रिया है। अगर धार्मिक राजनीति के अंदर अगर ये धार्मिक राजनीति पर अंकुश लगाएंगे तो इसी पर अनुपात में असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी राजनीति बैठ जाएगी। इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि उस राजनीति का रिएक्शन है, वो एक्शन नहीं है। वो असदुद्दीन साहब की राजनीति धार्मिक राजनीति के रिएक्शन में पैदा हुई राजनीति है। जब आप इस धार्मिक राजनीति की क्रिया खत्म कर देंगे तो इसकी प्रतिक्रिया भी खत्म हो जाएगी। इसको इसी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो देश के अंदर चाहे आजम खान हो, चाहे बहुत सारे धार्मिक उलमाए हो, तो ये धर्म की राजनीति करने लगे थे, ठेकेदार बन गए थे मुसलमानों के अंदर भी और धर्म को एक्सप्लॉइट करने लगे थे। जैसे जैसे 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद जैसे जैसे बाबरी मस्जिद का इशू सेटल हुआ, वो सेंटिमेंट सेटल हुआ, इसी तरह इन नेताओं की धार्मिक राजनीति भी खत्म हो गई, क्योंकि सेंटिमेंट पे पॉलिटिक्स करते थे। जब वो सेंटिमेंट मौजूद नहीं तो इनकी राजनीति पे मौजूद नहीं है। तो राजनीति करने वालों को अपने समाज के सामने अपनी राजनीतिक, अपनी समाज का, अपनी जातियों का विकास का रोड मैप रखना चाहिए, ना कि धर्म का। ये अंतर समझने की जरूरत है। अगर आप धार्मिक राजनीति करेंगे तो उसके परिप्रेक्ष्य में दूसरे धर्म की राजनीति भी प्रतिक्रिया के रूप में खड़ी होती है। ये कंसेप्चुअलाइजेशन है कि आप मेरे को गाली बकेंगे, मैं भी आपको गाली बकूंगा। आप मेरे को तमीज से बात करेंगे तो मैं भी आपसे तमीज से बात करूंगा। जो धर्म की बहुसंख्यक राजनीति है उसी ने धर्म की अल्पसंख्यक राजनीति को पैदा किया है। जी, बड़ी बात कही आपने।
विकास का रोड मैप हो तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वे कहीं गौड़ हो जाएंगे। और जैसे कि आपने कहा भावनाएं जब ज्वार पे उफान पे होती हैं तो नई तरह की राजनीतिक परिभाषाएं सामने आती हैं, और जब इस तरह की चीजें नहीं होती, भावनाएं ऐसी कोई राजनीति में नहीं होती, तो अलग तरह से लोगों का जो राजनीतिक उनका जो भाव है वो अलग तरह से प्रकट होता है। तो कार्यक्रम में अंत में आते हैं जैसे गांधी और साथ ही साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है कि आज का जो दौर है वो मुद्दों की राजनीति का दौर है। हालांकि इस मौजूदा समय में जो मुद्दों की राजनीति की जो प्रासंगिकता देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी ने लाके खड़ी है, तो उसका श्रेय मैं केजरीवाल को देता हूं। लेकिन आज कांग्रेस ने भी उन मुद्दों की राजनीति को चुन लिया है और आज मुद्दे प्रासंगिक हो गए हैं। धर्म की राजनीति से लोग बेवकूफ बन चुके हैं, और धर्म की राजनीति को जहां जातीय जनगणना काउंटर कर रही है, वहीं मुद्दों की राजनीति भी उसको बैकफुट पे फेंक रही है। जी बिल्कुल, इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो मुद्दों की राजनीति इसमें प्रमुखता में दिखाई देती है, और सोशल स्टेट की भी आपने बात की थी, अगर सोशल स्कीम जो इस समय राजनीति में देखते हैं तो प्रमुखता कहीं ना कहीं अपना स्थान बना रहे प्रमुखता से, चाहे हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, या केजरीवाल की बात करें राजनीति की, तो लगातार जो कांग्रेस गारंटी की बात कर रही है, तो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम है वह क्या मतलब बड़ी भूमिका निभा रही है देश की राजनीति में। उसने जो विभिन्न तरह की जो राजनीति थी, चाहे जाति की, धर्म की, उसको पीछे कर दिया सोशल वेलफेयर की स्कीम ने। देखिए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स वास्तव में जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंसेप्ट है कि वी आर द वेलफेयर स्टेट, तो ये मौजूदा जो सेटअप इन द गवर्नमेंट होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर उसकी नीयत सही होती है तो जो सामाजिक उत्थान की जो नीतिगत जो राजनीति होती है वो फलती फूलती है। लेकिन जब राजनीतिक लोगों की मंशा ही खराब होती है, तो जब उनकी नीयत में ही बेईमानी होती है, तो ये मुद्दों की राजनीति सांप्रदायिक मुद्दों में बदल जाती है, चोरी में बदल जाती है, भ्रष्टाचार में बदल जाती है। तो अगर पॉलिटिशियन की इच्छा शक्ति हो या उनकी नीयत साफ हो, तो राजनीति को सामाजिक आधार पर ही वो करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनकी नीयत में कहीं तो भ्रष्टाचार है, कहीं सांप्रदायिकता है, कहीं इग्नोरेंस है। तो इन सब चीजों से मिलकर जो फाइनली मुल्क का नुकसान होता है वो हमें आज भुगतना पड़ रहा है, जिसमें सहारा आदमी सफर कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मुद्दों से बचने के लिए विभिन्न तरह की जो मुद्दों में भटकाया जाता है, उन्हें बरगलाया जाता है, और जनता को कहीं ना कहीं उसमें आवेश कह लीजिए, भावनाएं कह लीजिए, उनकी इस तरह से उबारी जाती है कि वह मुद्दों से हट जाता है और विभिन्न तरह की बातों में आ जाता है। और कार्यक्रम पॉलिटिकल इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए हमेशा राजनीति के लिए, और वो करप्ट है हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटेंशन करप्ट है लोगों की। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ये बड़ा मुद्दा है और बड़ा विषय है देश के लिए, राजनीति के लिए, तो समाज की जो चिंतन बनन है उसके लिए भी। और कार्यक्रम के अंदर में आते हैं, और जैसे गांधी जयंती या शास्त्री जयंती है, पूरा देश उनको नमन कर रहा है, और हम भी मंच के माध्यम से उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा अपने जो पुष्प अर्पित करते हैं। तो आज जो दिन चुना है बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश करने के लिए, इसको आप किस नजर दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, और गांधी ने इस देश को जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा वास्तव में क्या है? अहिंसा है वास्तव में हिंसा ना करना। और अगर इसके एक दार्शनिक अर्थों में समझा जाए, इसका मतलब होता है पेशेंस, सब्र। और जब आपके अंदर पेशेंस होता है तो आप अपने बौद्धिक स्तरता पे होते हैं, ऊंचाई पर, और जब आपकी भावनाएं ऊपर होती हैं तो आपका बौद्धिक स्तर नीचे हो जाता है। तो भावनाएं और बौद्धिकता एक दूसरे के विरोधाभासी चीज है। तो आज गांधी जयंती है, इस दिन जो एक बौद्धिकतापूर्ण डिसीजन लिया जाना चाहता है जाति जनगणना का, कि जो समाज के एक बड़े हिस्से का जो अधिकार है, वो अधिकार उस समाज को दिया जाना चाहिए। यही हमारी पॉलिटिकल ऑनेस्टी होनी चाहिए। इसलिए दिन चुना गया कि समाज का सभी बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा, तो छोटा वर्ग तो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ा हुआ है, ऑटोमेटिकली वो लाभान्वित हो जाएगा। जब आपका 80% शरीर स्वस्थ है तो 20% शरीर को आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 80% शरीर ही बेकार है तो फिर आप 20% शरीर को लेके क्या करेंगे? तो समाज का बड़े वर्ग का जब उत्थान होगा देश के अंदर, तो ये पूरे देश हित में होगा। इससे अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, सामाजिक चेतना भी आएगी, शैक्षणिक चेतना भी आएगी। लोग अंदर लोग अपने जब उनके अधिकार मिलेंगे तो उनका फ्रस्ट्रेशन भी कम होगा, लोगों के अंदर
एक जो बेचैनी है राजनीति करने की वो भी कम होगी, चीजें सेटल्ड होंगी, चीजें एक पॉजिटिव फॉर्म में जाएंगी, डेवलपमेंट का स्तर बनेगा। तो ये सारी वजह है जो आज चुना गया ये दिन। इसमें की राजनीतिक जो ईमानदारी है वह बहुत आवश्यक है, और अगर राजनीतिक हमारी ईमानदार हो जाए, अगर बिल्कुल ठीक रास्ते पे चलने लगे, तो निश्चित रूप से जनता का तो हित है जो उनके सुरक्षित भी होंगे, और उन्हें कहीं ना कहीं तरक्की भी महसूस होगी समाज के हर वर्ग को। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। आपने बहुत ही सार्थक और सार्थक विश्लेषण पूरे इस विषय का किया, जो बड़ा गंभीर विषय है, देश की राजनीति के साथ पूरे समाज को प्रभावित करने वाला विषय है। मैं आपका पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। और मैं वैसे दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।